ओके बेटा, देखो हमने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो बेटा हमने अच्छे से पीछे रिवाइज कर ली। जैसे ग्रुप, पीरियड, और भी कई अरेंजमेंट है कि ग्रुप कैसे निकालेंगे किसी एलिमेंट का, पीरियड कैसे निकालेंगे, ये सारा हमने सीख लिया। अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई में हम अलग अलग तरह की रेडियाई करेंगे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बारे में एक जनरल पढ़ेंगे। उसके बाद अलग अलग तरह के एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोवलेंट रेडियाई, रेडियाई बोलिए रेडियस बोले एक ही बात है, आयनिक रेडियाई, इस तरह से हम दो तीन रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे जनरल पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई। तो अब देखो क्या होता है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई, जरा समझिए जरा ध्यान से क्या होता है, आपको समझाते हैं। देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए ये एटम का सेंटर है और ये शेल है। ठीक है, मान लेते हैं दो शेल है, लेट्स एज्यूम टू शेल, शेल वन शेल टू। अब मैंने पूछा कि मुझे आप बताइए एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, रेडियाई बोलिए चाहे रेडियस बोलिए। तो एटॉमिक रेडियाई का मीनिंग क्या है, ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। एटम के सेंटर से लेके लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम अगर मेजर कर लें तो इसे हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई से हमें एटॉमिक साइज के बारे में पता चल जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक रेडियाई, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं एटॉमिक रेडियाई मींस the distance from the center of nucleus to last shell electron is called atomic radii, and atomic radii give us the idea of atomic size। तो अगर शेल ज्यादा है तो साइज बड़ा, शेल कम है तो साइज छोटा। अब यहाँ पे हमने एक चीज याद रखनी है जो हमने 10th में पढ़ी हुई है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो जो हमारा एटॉमिक साइज है ये क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। as we go down the group atomic size increases। अब क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है as we go down the group, तो बड़ा ही अच्छा आंसर है इसका कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें इसके लिए ना ग्रुप वन याद रखना पड़ेगा। जब भी ग्रुप की बात होगी ना तो ग्रुप वन याद रख लो, और जब भी कभी हमें पीरियड की बात करनी है तो आप पीरियड टू ले लो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 1 to 20 एलिमेंट्स जनरली याद होते हैं, और ऐसा होने से हम अपना आंसर जो है इजिली अच्छे तरीके से बता सकते हैं। देखो जैसे ये ग्रुप वन और ये है हमारा पीरियड टू। पीरियड टू में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऐसे याद रख लो सीक्वेंस में। और ग्रुप वन का मैंने शॉर्टकट बताया था कैसे याद रखना है। एच को कहते हैं हमारी, LINA को इकट्ठा कर दो, लीना की रब से फरियाद। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस पोटेशियम तक का लिख के दिखा दो। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये ग्रुप है, ग्रुप में अभी लिखना कुछ नहीं, मैं लिखवाऊंगा आराम से, पहले समझा दूं। ये बताया कि हमारा जो ग्रुप है ना, ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों होता है, तो इसको करने के लिए मुझे एक एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो मैं एग्जांपल देता हूं और आप लोगों को समझाता हूं, तो आप लोग इसको समझिए कैसे होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, हमारी लीना की रब से फरियाद। तो वो ना काफी ज्यादा एटॉमिक नंबर हो जाता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ से चलते हैं 1 3 11 19, आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखो। तो ये बन जाएगा K1, यहाँ पे हम 10th वाली लिख के समझा रहे हैं। ये बन जाएगा K2L1, ये क्या बन जाएगा KLM 281, ये क्या बन जाएगा हमारा 2881। अब मुझे बताओ कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं शेल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, बोलो बेटा। एज वी गो डाउन द ग्रुप तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजिंग, पहले में एक ही शेल है, दूसरे में दो शेल हो गए, तीसरे में कितने शेल हो गए बेटा 3, चौथे में हो गए 4। तो ये हमने ठीक लिखा है ना कि एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बोलो बेटा इंक्रीजेस। वाई increases। इंक्रीजेस, y increases due to increase in number of shells, कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हम वहां से मेन पढ़ते हैं, जो हमारा मेन टारगेट था जहां से हम कर रहे थे। तो ये रहा एटॉमिक रेडियस। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, के सेंटर से लेकर लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे रेडियाई कहते हैं। और रेडियाई से हमें एटॉमिक साइज के बारे में पता चलता है। atomic radius decreases in moving from left to right along the period। तो मैंने अभी पीरियड वाला नहीं कराया, मैंने अभी आपको ग्रुप का बताया। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये हम बाद में करेंगे, इसकी बात हम बाद में करते हैं। अभी आप पहले ये लिखो मोटा मोटा,
और जो मैंने ये लिखवाया है ये लिखिए, पहले तो ये लिखिए, चलिए लिखिए इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, now we are going to write next question. What happens to atomic size along the period? What happens to atomic size along द पीरियड? तो पीरियड को मैं शॉर्ट में ना पीडी लिखता हूँ, आप अपना ना पूरा प्रॉपर आंसर लिख लेना, पूरा लिख लेना। अब आंसर देखो इसका सोल्यूशन, तो हमें इसके लिए पीरियड लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, जब भी आपको बेटा ग्रुप लेना हो ग्रुप 1 लो, पीरियड लेना हो तो पीरियड 2 लो। तो मैं पीरियड ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखो, अच्छा आगे चलने से पहले ना मैं एक चीज और समझा दूं, नोट। मैं एक वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, उस वर्ड का नाम है न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मीनिंग ये आप समझ लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये समझ लेना, अगर प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ये ना अपने माइंड में रखना। बट हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे न्यूक्लियर चार्ज, बुक में भी आपको यही वर्ड मिलेगा, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोटॉन, और इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाली, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है न्यूक्लियस की तरफ, उस फोर्स को कहते हैं। तो ये नोट आप साइड में लिख लेना, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये वर्ड यूज करने वाला हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे ग्रुप 2 अपना पीरियड 2 उठाता हूँ। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम यहाँ पे ना बेटा नियोन नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो नियोन है नोबल एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट्स को हम इसमें से बाहर रखेंगे, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस हो जाती हैं बहुत सारी। तो अब अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, पीरियड 2 वाले एलिमेंट लिख दिए, जो हमें सीक्वेंस में याद होते हैं 10 तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा, वही 10th वाली लिख लेते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। इसका एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखो ध्यान से, अगर हम यहां से देखें लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, तो हमें तो लगता है कि नंबर ऑफ शेल सेम है, तो देख के लगता है कि साइज सेम होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखो, एक चीज का फर्क है, प्रोटॉन्स का फर्क है। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 3 है, और जैसे जैसे जाओगे लास्ट में न्यूक्लियर चार्ज 9 है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, जरा समझना। कहने का मतलब है कि ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल और ये दूसरा शेल। यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ से आप जाते जाओ ऐसे, यहाँ पे भी न्यूक्लियस आएगा। तो एक आपका ये न्यूक्लियस है, एक ये शेल और एक ये शेल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे आप समझ पाए। ये थोड़ा बड़ा बना दिया, ये थोड़ा और बड़ा बना दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर है 3, और यहाँ जैसे जैसे आप जा रहे हो न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर हो गई 9। तो इलेक्ट्रॉन को ये वाला कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करने की पावर कम है। यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये शेल को पास में कर लेगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। एज वी गो अलोंग द पीरियड, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, शेल में तो कोई फर्क नहीं है, बट हमने देखा कि साइज डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो एटॉमिक साइज है ये डिक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये टेक्निकल वर्ड है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अट्रैक्शन, कि यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर 3 है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज 3 है। जैसे जा रहे हो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ गई, और इसने पहले वाले शेल को आगे खींच लिया। तो पहले वाला शेल अगर आगे आ गया, तो पीछे वाला शेल भी आगे आ जाएगा, तो साइज हो जाएगा छोटा। सो अलोंग द period atomic size decreases due to increase in nuclear charge। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक क्लासरूम है। तो क्लासरूम में एक टीचर आता है, कहता है अपने बेंच आगे आगे कर लो, तो आगे आगे कर लो तो रोज तो सेम रहेंगी, बट क्लास का साइज छोटा हो जाएगा। एक टीचर कहता है अपने बेंच दूर दूर करो, तो क्लास का साइज बड़ा हो जाएगा। तो दो जो टीचर कहता है अपने बेंच पास पास लेके आओ, बोर्ड के पास लाओ, तो बोर्ड के पास लाओ मतलब वो उसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है। एक टीचर कहता है दूर दूर बैठो, थोड़ा फैल के बैठो, तो फैल के बैठो तो अट्रैक्शन कम है।
तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 3 है तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा, शेल तो 2 ही होंगे बट डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा तो साइज बड़ा हो गया। बट जैसे ही पीरियड में जाओगे तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो अट्रैक्शन बढ़ रही है तो वो शेल को पास खींच लेगा। तो जो आपके शेल है, नंबर ऑफ शेल तो सेम ही रहेंगे बट उसका साइज छोटा हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट। अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, the atomic radius decreases in moving from left to right along the period. This is due to increase in nuclear charge, which tends to pull इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को पास में खींचेगा। तो ये वाला जो शेल है ये थोड़ा पास में आ जाएगा, तो पीछे वाला शेल भी थोड़ा पास में आ जाएगा। तो ओवरऑल साइज जो है स्क्वीज कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए। ओके बेटा, तो हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ लिया जनरल। अब हमारे पास अलग अलग तरह के एटॉमिक रेडियस है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और भी कई चीजें होती हैं, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है। तो उस रेडियस को डिफाइन करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक का नाम है हमारे पास कोवलेंट रेडियस। अब ये कोवलेंट रेडियस क्या होता है, तो इसके लिए पहले आप कोवलेंट बॉन्ड देखो समझाने के लिए। अब आपको 10th में आपने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयरिंग करते हैं और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जब शेयरिंग करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक का हाफ डिस्टेंस, एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो, उसका हाफ डिस्टेंस हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस। तो क्या होता है कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2 of the distance between the nuclei of two covalently bonded atom of same element in a molecule. This is generally used for non-metals. तो यहां से हमें समझ में आ गया कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी मैं दोबारा समझाता हूँ, समझिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे दिखाया है, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, समझते जाइए। देखो, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है और एक ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम है, इनका आपस में 10th वाला कंसेप्ट लगाओ। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, ये यहाँ से शेयरिंग कर देगा, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। यानी दो हाइड्रोजन एटम आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की एक लाइन बनाओ और इसका हाफ डिस्टेंस निकाल लो। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की एक लाइन बना दो और इसका एक हाफ डिस्टेंस निकाल लो, ऐसे हाफ डिस्टेंस। तो ये हाफ हो गया। तो इस हाफ डिस्टेंस को हम कहते हैं कोवलेंट रेडियाई। कंडीशन है कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कंडीशन क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होना उनके अंदर जरूरी है, तभी बनेगा कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई वर्ड बना ही कहां से, जहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनता हो। अब देखो डेफिनेशन, डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस। तो मैं ये लाइन हटा इसलिए लगाइए ताकि मैं दिखा सकूं हाफ है। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल ले ली, ऑफ सेम एलिमेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में बनता है इन अ मॉलिक्यूल। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इट इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल। ऑक्सीजन नॉन मेटल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयनिक, यस बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आयनिक रेडियाई। सो लो जी समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक रेडियाई। देखो जी, आयनिक रेडियाई आयंस मतलब कुछ आयन से रिलेटेड होगा। तो देखो दो तरह के आयन होते हैं, या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव आयन है, तो ये पॉजिटिव आयन कितनी दूर तक नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कितनी दूर से नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड कहाँ कहाँ तक जा रही है, उसको आप मार्क कर लो। तो जहां जहां तक मेरी साउंड जा रही है वो मेरा साउंड रेडियाई हो गया। इसी तरह से एक 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 पॉजिटिवली चार्ज या एक नेगेटिवली चार्ज आयन अपने सराउंडिंग में कितनी दूर तक ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, इसे हम नाम दे देते हैं आयनिक रेडियाई। तो देखो सुनो, क्या है डेफिनेशन आयनिक रेडियाई की। डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके पॉजिटिव के आयन के या नेगेटिव आयन के न्यूक्लियस टू अप टू of the ion up to which it exerts its influence in the electron cloud, उसे हम नाम दे देते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई की एक और डेफिनेशन है,
Ionic radii also measure of the atoms ion in a crystal lattice. It is the half distance between the two ions that are barely touching each other. मतलब एक और डिस्टेंस है, एक तो तरीका ये है बताने का, और एक तरीका है कि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस बन जाएगा आयनिक रेडियाई। बट आप ये वाला याद रखना, ये वाला आपको ज्यादा आपकी बुक्स में मिलेगा कि व्हाट इज आयनिक रेडियाई, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और ये भी है, दो तरीके से डिफाइन होता है, अगर आयंस टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस निकाल लो। और एक ये तरीका है जो आपके पास दिखाया है कि अगर पॉजिटिव आयन है तो वो कितनी दूर तक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन है तो कितनी दूर तक वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी चारों तरफ। ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। इस डिस्टेंस को मेजर करने को हम क्या नाम दे देंगे, आयनिक रेडियाई। तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनिए यहाँ से। The defined as effective distance from the center of nucleus of the ion, मान लो नेगेटिव आयन है तो उसके सेंटर से लेके जहां तक वो अट्रैक्ट कर सकता है पॉजिटिव को, और अगर ये एक दोनों को टच कर रहे हैं तो टच कर रहे हैं तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसको हम बोल देंगे आयनिक रेडियाई। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ जी सर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने टाइप ऑफ रेडियाई पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की रेडियस होती है। तो हमने पहले नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी रेडियस की, फिर हमने कोवलेंट रेडियाई, फिर आयनिक रेडियाई, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है जिसे हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियाई। ये खासकर नोबल एलिमेंट्स के बीच में होता है, जिसे हम नाम देते हैं वैन डर वाल रेडियाई। मेटालिक रेडियाई आप लोगों का होमवर्क है, मेटालिक रेडियाई इज योर होमवर्क। आप अपनी बुक में इसको ढूंढेंगे और इसका आंसर लिखेंगे, ये हमारा बीच में कवर हो चुका है। अब मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ टॉपिक, दैट टॉपिक इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियाई। तो अब मैं आपको पहले बता दूं तो ध्यान से समझना, जो हमारा वैन डर वाल रेडियाई है ये कहाँ पे मिलेगा खासकर, तो ये हमें मिलता है नोबल गैसेस में। जो नोबल गैसेस है ना, उनके जो रेडियस को मेजर करते हैं उसको हम खासकर वैन डर वाल रेडियाई या वैन डर वाल नोबल गैसेस का रेडियाई जो है उसको मेजर करने के लिए ये टर्म यूज होता है, नोबल गैसेस। अब देखो वैन डर वाल रेडियाई क्या होता है समझो। कहता है डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। मान लो हीलियम है आपके पास, मान लो हीलियम गैस है, आपने इसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो जब आप सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दोगे तो एक हीलियम दूसरे हीलियम के पास में होएगा, एक हीलियम दूसरे हीलियम के पास में आएगा। आपने कुछ कंडीशन लगाई और हीलियम को ऐसे चेंज कर दिया। अब आपको पता है कि जिसका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो उसे नोबल कहते हैं। नोबल इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस क्या होते हैं, जिसका लास्ट शेल फुल होता है, कंप्लीटली फिल होता है। तो जो ये वाले एलिमेंट होते हैं ना, अपने साथ वाले के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते, ना तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ना आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ना ही मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या होता है कि ये थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे बाकियों में जहां पे बॉन्ड बनेंगे ना वो तो बिल्कुल पास पास हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल पास पास, बट यहाँ पे ये थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ये दूर दूर होते हैं तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस उसे हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियाई, एंड इट इज फॉर नॉन बॉन्डेड। तो एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है बट पास होने के कारण हम इसके रेडियस को मेजर कर रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं वैन डर वाल रेडियाई। फिर से सुन लो क्या होता है वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो नोबल गैसेस हैं जिनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना गेन करेंगे। देखो मेटल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन करता है। नोबल का तो लास्ट शेल कंप्लीट है, तो ना तो ये गेन करेगा ना लॉस करेगा। तो जो आपके पास नोबल गैस है उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दो तो उसके पार्टिकल पास में आ जाएंगे। तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस निकाल लो, उसे हम बोलेंगे वैन डर वाल रेडियाई। और अपने माइंड में डाल लो कि जब भी नोबल गैसेस की बात होगी तो वहां पे हम रेडियस को वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। और वैन डर वाल रेडियस बाकी सब रेडियस से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता, तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे कोवलेंट में बिल्कुल पास आ जाएगा, मेटालिक में पास आ जाएगा, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। आयनिक में भी पास आ जाएगा। तो जो वैन डर वाल रेडियाई है ये बाकी सभी रेडियाई से बड़ा होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट करके डन बोलिए।